बिना देखे बनाओ, ठीक है, बनाओ। कौन सा कहा मैंने? डिक्रीज इन डिमांड ना, डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो, वैसे मैं एक बार पहले हेल्प भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं पता नहीं। ये देखिए, सबसे पहले आपने बनाना सीखना है। यहां गए, होल्ड ऑन, अच्छा होल्ड करो जरा। who's not entered yet, ठीक है। अब हम जाएंगे पेंट में, ठीक। हाँ, अब आपने सबसे पहले मैंने कहा है डिक्रीज इन डिमांड, राइट, दैट्स बेटर, ठीक है जी। तो अब हमने सीखना है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है बेटे। तो जब मुझे डिक्रीज इन डिमांड सीखना है तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले डिमांड से ही टैकल करते हैं। डिमांड जितने बच्चों ने बनाया भी है ना ग्राफ, जैसे ये डिमांड ग्राफ है, ठीक है। फिर आपने जब वो, मैं तो यहाँ डार्क लाइन बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ डॉटेड लाइन नहीं है। अगर आपके पास घर में जब भी आपने बनाना है, आपने इसको हमेशा डॉटेड लाइन से ही प्रेजेंट करना है बेटा। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसको डॉटेड से, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि ये इससे रिलेटेड है। ओके, नाउ आप कौन है? वाई आर यू लेट पुष्किन? अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले बनाएंगे कि कितने प्राइस पर हम कहां पर थे। देखिए, पहले प्राइस था 6 रुपीज और 60 यूज टू बी द डिमांड, ओके। लेकिन अब किसी कारणवश डिमांड कम हो गई, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन कम हो गई। कितनी हो गई? से फॉर एग्जाम्पल 20 हो गई, या 30 हो गई, या 40 हो गई। ये तो डिमांड का क्वेश्चन है। जब मैंने इसके अंदर एक सप्लाई ग्राफ बनाना है, यहां तक तो ओके है ना सबको? जब पता चला डिक्रीज इन डिमांड बनाना है, पहले आप यहां तक बनाओ मेरे साथ साथ, फिर मैं तुम्हें एरोज बनाने सब सिखाने हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों को बनाने में कंफर्ट अभी आ गया कि नहीं, तब मैं अगले वाले ग्राफ्स पे जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया बीच में? हाँ, अब देखो, पहले आपने ये दोनों डिमांड ग्राफ बना लिए, मेरे साथ बना रहे हो बेटा। अब आपने ये जो बोल्ड लाइन है ना, इसमें से सप्लाई ग्राफ को पास करना है इधर, और सीधा सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये भूलना नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आ गई आपकी सप्लाई ग्राफ। ये आपका इक्विलिब्रियम है। यहां तक लेबल करो पहले मेरे साथ साथ। आता भी है तो भी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, एक देसी तरीका भी सिखाऊंगी। अब मैंने ये पूछना है आपसे कि ये एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई। सो कैन एनीवन टेल मी, इज दिस एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई? है बेटा जी, एक्सेस सप्लाई। वैसे तो ना अभी आपको धीरे धीरे खुद ही पता चलने शुरू हो जाएंगे, है ना, कि एक्सेस डिमांड है या सप्लाई। वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, एक्सेस सप्लाई, ठीक है जी। अब हम आ गए यहां पर एक्सेस सप्लाई। अगर किसी को ना आए ना तो देसी तरीका ये वाला याद रखना है। प्राची, अभी हम पिछला रिकैप कर रहे हैं। ये 60 डिमांड है, 60 सप्लाई, लेकिन सप्लाई नहीं चेंज हुई बेटा। कैन यू सी दैट? सप्लाई ग्राफ तो सेम है, बट किस में चेंज आया, किस में चेंज आया? सिर्फ डिमांड में। तो पहले तो भाई दोनों बराबर थे, लेकिन अब किसका नंबर बड़ा हो गया? सप्लाई का। इसीलिए इस सिचुएशन को कहा जाएगा एक्सेस सप्लाई। अब हमें पता है कि एक्सेस सप्लाई जो है वो हमेशा सप्लायर्स में सप्लायर्स में कंपटीशन करेगा। वो अपना सामान बेचने में लगेंगे। देखो ना, उनके पास 40 यूनिट बच गए, सो देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग सप्लायर्स। तो वो प्राइस को कम करेंगे कि ज्यादा? बोलो बच्चे, प्राइस कम की ज्यादा? वेरी गुड इशिता। तो वो प्राइस को कम करेंगे। प्राइस देखो, अब ये तो हमें पता है, पिछली थ्योरी पढ़ के पता चला, लेकिन ये जो ग्राफ है ये तो मैं खुद ही दिखा देता है कि प्राइस कम करेंगे।
इफ यू कैन सी द न्यू इक्विलिब्रियम विच इज हियर, जिसका नाम है ई डैश, वो देखो अगर उसके सामने लाइन खींच के देखा तो देखिए प्राइस कम ही तो हो रहा है, ये रहा प्राइस कम हो गया। और क्वांटिटी देखते हैं क्या होगी। अब जैसे ही प्राइस गिरा डिमांड विल एक्सपैंड, प्राइस गिरा सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और वापस इक्विलिब्रियम में आ गया विच इज ई डैश। तो इसका मतलब अब ना कुछ बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि ये एरो कहां से आते हैं, एम एन कहां लिख देते हो आप मैम, पता नहीं चल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इतना काम कराओ और इतना कराओ तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, इवन इफ यू डू नॉट मार्क दीज एरोस तो भी। लेकिन अगर जानना ही हो कैसे बनाते हैं तो ये देखिए, नया इक्विलिब्रियम ई डैश है, इस तक जाने का रास्ता क्या क्या है, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, बस यही दो एरोज है। इवन इफ यू डू नॉट मेक दीज एरोज तो भी चलेगा, लेकिन एक परफेक्ट आंसर मैं उसको मानती हूं जिसको पूरी बात समझ में आए। तो भाई ई एन आपकी एक्सेस सप्लाई है, इसको ठीक करने के लिए प्राइस 6 से 4 करना पड़ा, प्राइस के गिरते ही डिमांड बढ़ गई। अब तुमने डिमांड लाइन को देखना है, नई वाली को, बड़ी कैसे, एन से ई डैश पे आ गई। कैन यू ऑल सी दैट, एन से ई डैश पे आ गई, तो कैसे बढ़ी, एन टू ई डैश। और जब सप्लाई में चेंज आया, सप्लाई ने गिरना है ना बेटा, सप्लाई यहां से यहाँ, ये सप्लाई लाइन है, तो ई से ई डैश पर चली गई। कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आया, उनका आंसर देख के पता चल गया। तो इसका अगर आंसर देना हो कि इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या हुआ और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ा, तो आप क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम प्राइस गिरा के बढ़ा, फॉल हो गया। क्वांटिटी 60 से कितनी हो गई, मे बी 40, तो ये भी क्या हुई, कम हो गई। किसी को तकलीफ हो समझने में तो बोलो, नहीं तो फिर मैं अगले टॉपिक पे चलती हूं। ओके ठीक है, इसके आंसर्स लिख लिए सभी बच्चों ने। आई हैव माई डाउट्स। मैंने तुम्हें एक लिखवाया था, ठीक है, कल लिखवा दिया था इंक्रीज इन डिमांड का, डिक्रीज इन डिमांड कहा था खुद लिखना। आज मैं सप्लाई का भी एक लिखवा देती हूं, उसका ऑपोजिट तुम खुद लिखोगे। चलो लिखो फिर पहले, फिर हम बोथ पे जाएंगे बेटा, आज बोथ वाले क्वेश्चंस शुरू कर देने हैं हमने, ठीक है। आई एम हैप्पी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके चलिए, हमने इतना लिख लिया था, चेंज इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस ऑन कमोडिटी कांस्टेंट, लिख लिया, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई का टॉपिक मैं बोलती हूं, जिन्होंने खुद लिख लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा वो मेरे से पहले इसको नोट कर लो। इंक्रीज इन सप्लाई इज द हेडिंग। अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट डिमांड कर्व, अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट डिमांड कर्व, under the condition of constant demand curve, when there is increase in supply, when there is increase in supply, ब्रैकेट में rightward shift of supply curve, मुझे लगता है मैंने लिखवा दिया था, हाँ, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिक्रीजेज। इसके बाद आपने डायग्राम भी बनाया था हमारे साथ, फिर इसके बाद वाला, इसके बाद लिखना था एज शोन इन द अबव डायग्राम सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। जी बेटा, नहीं, क्वांटिटी इंक्रीज ही होती है। हाँ, मैंने भी कल बाद में उसको देखा था, हमने लिख दिया था कि दोनों डिक्रीज होते हैं, लेकिन व्हेन आई चेक्ड बाद में, इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है लेकिन प्राइस फॉल हो रहा है, तो इसको ठीक कर लेते हैं ऊपर। हाँ, इसको ठीक करते हैं। ऊपर जो लाइन लिखी थी बेटा पहले, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, कॉमा, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, है ना, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखेंगे एज शोन इन दी अबव डायग्राम, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट,
supply curve shifts towards right from SS to S dash S dash, shifts towards right from SS to S dash S dash, which results into fall in equilibrium price, which results into fall in equilibrium price from ₹6 to ₹4. आपके ग्राफ पे भी ये नंबर होने चाहिए. From ₹6 to ₹4, and quantity increases from 60 to 80. Quantity increases from 60 to 80. हो गया. राइट वर्ड पैराग्राफ चेंज करके लिखना है. राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई मीन्स, rightward shift in supply means more quantity is supplied at the same market price. More quantity is supplied at the same market price. As a result, थोड़ी फास्ट लिखेंगे. As a result, इसमें एक्सेस सप्लाई हो रहा था कि एक्सेस डिमांड? बोलो बच्चों. वेरी गुड. एज अ रिजल्ट, कॉमा एक्सेस सप्लाई, जो भी नाम है आपका, EZ, EN, EM, जो भी आपने अपने डायग्राम में रखा है वो ब्रैकेट में लिख दो. एज अ रिजल्ट एक्सेस सप्लाई अकर्स, excess supply occurs, and because of this excess supply प्राइस फॉल होगा कि बढ़ेगा? प्राइस क्या होगा प्राची? यस, प्राइस टेंड्स टू फॉल because of this excess supply. Price tends to fall. This fall in price leads to expansion in demand. This fall in price leads to expansion या extension in demand and contraction in supply. अब इसमें भी आप कहां से कहां है, N to E है, EZ से E है, वो आपने देख लेना है. पैराग्राफ चेंज इन लास्ट लाइन. नाउ द न्यू सप्लाई कर्व, S dash S dash intersect demand curve DD. Now the new supply curve S dash S dash intersects supply curve demand curve DD at new equilibrium E dash. Got it? अब एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, अभी तक जितने मैंने ये वाले चेंज वाले क्वेश्चंस लिखवाए हैं, इनको याद रखने की जरूरत है राजे? Do you need to remember these answers? Tell me please. बोलते नहीं, एक तो सो जाते हैं बीच बीच में. हाँ, ये तो सिंपली अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, आप सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हो और फ्री के नंबर है, बशर्ते आपको डायग्राम समझ में आए. अब मैं जो तुम्हें होमवर्क दिया था डायग्राम वो बना रही हूं, आप लोग मेरे साथ मैच कर लो. ठीक है कि आपने ठीक बनाया कि नहीं, क्योंकि सभी ने मुझे भेजा नहीं, सो आई कुड नॉट चेक. अब हमने बनाना था सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट.
बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, उन्हें भूल जाता है कि सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम है। याद रखना है, चेंज हमेशा डॉटेड लाइन से, मेरी रेड लाइन का मतलब है डॉटेड लाइन आपकी। बन गया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले यहां से रेफरेंस लाइन ली और शो किया कि 6 रुपए में पहले था कितना भाई, एक ये लाइन आई, एक ये लाइन आई, ये सबसे पहले काम है आपका। तो 6 रुपए में भैया 60 पर मेरा इक्विलिब्रियम था, अब ये 20 रह गई बिकॉज ऑफ सम रीजन, मेरी सप्लाई गिर गई। जब पीछे जाओ तो एस नॉट वर्ड यूज करो, ये एरो बनाओ, बन गया। अब ये कहता है कि भाई इसको इक्विलिब्रियम बताओ, तो अब तो डिमांड का आना जरूरी है बीच में, तो मैंने यहां से ये उठाया और बोल्ड लाइन पर डिमांड ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, बन गया। अब मैंने यहां दिया इक्विलिब्रियम। अब ये सिचुएशन फटाफट से कौन बताएगा, एक्सेस डिमांड है कि एक्सेस सप्लाई, जल्दी से। बोलो, एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई राजे? वेरी गुड, क्योंकि डिमांड उतनी रही लेकिन सप्लाई गिर गई ना, इन रिलेशन टू दिस नंबर देखो किसका छोटा, तो ये बन जाएगा एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब कंपटीशन अमंगस्ट, अमंग, वेरी गुड, बायर्स में। बायर्स में जब भी लड़ाई होगी सामान खरीदने की, प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो अब आपका आंसर क्या ठीक है, देखो आपका आंसर ही चेक हो जाता है यहां साथ के साथ, जब आपने इस नए इक्विलिब्रियम को, बेटा देखिए इक्विलिब्रियम भी कई बच्चों को नहीं दिखता, जब पुराना डीडी पुराने एसएस को मीट करता है तो पुराना इक्विलिब्रियम होता है, डीडी में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जब नया एसएस पुराने डीडी को जहां मीट करता है वो नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन पुरानी लाइन को यहां मीट करती है, तो ये बन गया जी मेरा नया इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। अब इससे मैंने डॉटेड लाइन इधर जाके देखा, हाँ भाई ये तो प्राइस बढ़ रहा है, जो कि मुझे इसने ही बता दिया था, तो आपने अपने आप वेरीफाई भी कर लिया। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई एक्सपैंड होनी चाहिए, तो भैया इसको डॉटेड लाइन को नीचे भी ले आओ। सो यू गॉट योर आंसर। इस केस में आपका प्राइस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन डिमांड जो है वो क्या होनी चाहिए बच्चा, कम होनी चाहिए। 6 से प्राइस 8 हो गया यानी प्राइस बढ़ गया, और 60 से 40 यूनिट हो गए यानी क्वांटिटी का गिरना। ये आपका आंसर है और ये पूरे आंसर में इंक्लूड करना है। अब एरो की कहानी है, तो यहां से यहां जाने का एक रास्ता है, एक यहां से जाने का रास्ता है, इसका नाम कुछ भी रख लो, एन पॉइंट ले लो, ये ई पॉइंट है ही ऑलरेडी, तो ई से ई नॉट, एन से ई नॉट। ना याद रहे ये वाले एरोस कोई गल नहीं, बस मीटिंग पता चल जाए, ये सारी कहानी समझ में आ जाए तो अपने आप की पीठ थपथपा दो कि वेरी गुड यार, मैंने घर बैठ के ये टॉपिक समझ लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आज अगले टॉपिक पे जाऊंगी। इसका आंसर आपको खुद लिखना था। एनी ट्रबल, मैच कर लो, आपने बनाया होना चाहिए था, नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, मैच कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन है, चेक कर लो। मे आई इरेज दिस, क्लिक कर लो अपने फोन से, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। हाँ जी बोलो बच्चे, हो गया सभी ने? ये क्वेश्चंस आएंगे कैसे, आपका सवाल होना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, इक्विलिब्रियम समझाएं होता क्या है, ये एज इट इज आ जाता है। फिर हमने लिखा एक्सेस डिमांड समझाएं होती क्या है, ये भी ऐसे ही आता है, या एक्सेस सप्लाई। इसके दूसरे नाम मैंने आपको लिखवाए थे, मार्केट प्राइस मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। तीसरा सीधा सीधा कहेगा डिस्कस दिस कंडीशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, सीधा। लेकिन जरूरी नहीं ये क्वेश्चन सीधे आए इंक्रीज इन डिमांड वाले और मतलब चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई वाले। तो ये कैसे आएंगे, इनका अदर वे सुनो। आपको पेपर में लिखा है wheat and rice are in demand, especially in North India. If price of
rice increases, ये होमवर्क भी आपका, how will it affect the equilibrium price and quantity of wheat in that state या in the market. ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया. अब मुझे देखना कैसे होता है, व्हीट एंड राइस कौन से टाइप्स की गुड है. क्या ये डिमांड चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले ये आया, फिर पढ़ा जब पूरी बात, फिर मिल गया क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस. जैसे ही देखा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मेरा दिमाग आ गया जी नहीं ये तो लास्ट वाला है. ये दोनों कौन से टाइप की गुड्स है बच्चों, जल्दी बोलो. आई एम टेलिंग यू द पैटर्न ऑफ आंसर, बनाना आपने खुद है. बोलो जी बोलो जल्दी, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स दे आर. वेरी गुड. सो सबसे पहले प्रोग्राम ही कहां से शुरू करना है, बोथ व्हीट एंड राइस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. मैं तुम्हें सिर्फ हिंट्स बता रही हूं, आपने पूरा आंसर लिखना है. बोथ व्हीट एंड राइस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. फिर इसका मीनिंग देना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई अ वांट. यही था ना मीनिंग डिमांड में. भूल नहीं सकते आप डिमांड चैप्टर को, चाहे वो टर्म 2 में नहीं ले रहे, लेकिन आपको इस चैप्टर के लिए तो याद रखने ही पड़ेंगे. यू मे हैव टू टेक आउट दोज नोट्स अगेन. ठीक है, मीनिंग दे दिया. अब मुझे लिखना पड़ेगा कि बिहेवियर क्या होगा. अब मैं ये लिखूंगी, इसके बिहेवियर पर आ जाऊंगी. बिहेवियर, बिहेवियर से मेरा मतलब व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ राइस. प्राइस राइस का बढ़ा है ना, यहां लिखा था राइस का प्राइस बढ़ गया, सो डिमांड ऑफ व्हीट will also increase. So the term which you're going to use is increase. ठीक हो गया. And there will be, ये भी term लिखना पड़ेगा, there will be a rightward shift in the demand. Rightward demand but supply remains. भाई इस टॉपिक की सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. कुछ बात समझ में आई, पल्ले पड़ी. अब आपने ऐसे क्वेश्चंस में जो इस तरह के होते हैं, इनमें आपने स्केड्यूल नहीं बनाना, इनमें आपने सीधा डायग्राम बनाना है. फिर डायग्राम, फिर नीचे एज शोन इन दी अबव डायग्राम. एज शोन, भैया जो डी है वो शिफ्ट हो गया है डी से डी डैश बन गया, और वो एस को कट करता, जो भी तुमने अभी लिखा ना एज शोन इन दी अबव डायग्राम, न्यू डिमांड ग्राफ इंटरसेक्ट्स एस. तो इससे क्या होगा, फिर एंड में आपने दे देना है जी इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या होगा, और फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट होगा. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है ये 3 से 4 मार्क्स का होता है. दिस इज द होल पैटर्न. जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करके उसके बारे में लिखो. पहले तुमने आइडेंटिफाई क्या किया, व्हीट और राइस हैं क्या, आपने कहा सब्स्टिट्यूट. फिर बोला उसको डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है. फिर बिहेवियर बताओ कि भाई इसके बढ़ने से, राइस के प्राइस के बढ़ने से व्हीट पे होगा क्या, बिना उसके नहीं शुरू हो जाना. फिर राइट वर्ड पे ले गए. फिर बोला ये भी डिक्लेयर किया कि भाई इस सिचुएशन में सप्लाई नहीं शिफ्ट हो रही. ठीक है, तो बस इसके बाद डायग्राम एंड देन दिस इज द स्टेज ऑफ गिविंग द आंसर. सो ये आपका इज वन ऑफ द होमवर्क. एक और क्वेश्चन मैं अभी लिखूंगी, ये कॉपी हो गया सभी का. लिखूं अगला क्वेश्चन, लिखूं बेटे, हाँ ठीक है जी. इसको पैटर्न को कॉपी कर लो, सेम पैटर्न तुम लोगों ने मुझे लिखकर भेजना है. जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे उनको क्या करना चाहिए, उनका मुझे नहीं पता उनका क्या करना चाहिए, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है. और आपको ये बात तो क्लियर होगी कि पेपर जो है मोस्ट लाइकली 80% चांस है कि आपके जो होने हैं ऑफलाइन होने हैं. स्कूल्स, इंस्टीट्यूट सब मिलकर डीसी पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई ऐसे तो सत्यानाश हो जाएगा हमारी एजुकेशन सिस्टम का, प्लीज बंद करो ये सब काम करना. कम से कम पेपर तो ऑफलाइन लो तो ही बच्चा पढ़ेगा. सो बी रेडी फॉर दिस. ओके, ये मैंने हटा दिया. अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे.
ट्रेडिशनल ऑटो रिक्शाज, ट्रेडिशनल रिक्शाज लिखते हैं, ऑटो नहीं लिखते, traditional rickshaws have been replaced with smart e-rickshaws almost everywhere in the country. Analyze the statement by applying, analyze and क्या बोलोगे, and reason the statement, analyze and reason the statement by applying economic theory. अब आपको ये घंटी बज जानी चाहिए, इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते ही भाई ये पता नहीं केड़े चैप्टर तो आ गया, ये पूरी लाइन तो से अजीब सी लग रही है, ये कहीं फिलोसफी क्लास तो नहीं आ गई। तो ये जैसे पढ़ा इकोनॉमिक थ्योरी, इसका मतलब समझ में आ गया, मैम ने कहा था इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब लास्ट चैप्टर। ये डिमांड का पार्ट है या सप्लाई का? हाँ जी, डिमांड की सप्लाई। आर यू श्योर? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? इशिता इज अग्रीइंग विद सप्लाई, आकर्षित सेइंग सप्लाई, हाँ रिदम भी सप्लाई है ना बेटे। सप्लाई क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा है पुरानी टेक्नोलॉजी इज बीन रिप्लेस्ड विद न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर मुझे जहां तक याद हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज तो मैंने कभी भी डिमांड में नहीं पढ़ा था। यहां टेस्ट प्रेफरेंस नहीं है बच्चा, टेक्नोलॉजिकल चेंज। कि ये जो पुराना ट्रेडिशनली ई रिक्शा पुल होता था उसके लिख देंगे बहुत सारे नुकसान थे, लोग मुश्किल से चलाते थे, इतना ये था, एफिशिएंट नहीं थी, फिर बोला इसको इससे चेंज हो गया। तो ये तो टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात कर रहा है। दिस वी स्टडीड इन सप्लाई। तो सबसे पहला टास्क क्या है? ये ढूंढना कि डिमांड का फैक्टर है या सप्लाई का। तो बी इन योर फैक्टर्स ओनली ना, जो हमने पढ़े थे सप्लाई का। अब इसमें टॉपिक क्या? टेक्नोलॉजी। आप कहेंगे जी देयर इज अ चेंज इन द स्टेटमेंट। पहले आप स्टेटमेंट दोगे सबसे पहले कि भैया एज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज विजिबल दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टू स्मार्ट ई रिक्शास। सो दिस केस विल इंक्रीज द सप्लाई। इंक्रीज सप्लाई को बढ़ाएगी। किसकी? ई रिक्शा की सप्लाई बढ़ जाएगी। हमने स्टेटमेंट दे दी, पहले डिक्लेयर किया, मुझे पता चल गया क्या है, फिर मैंने बता दिया इसमें सिर्फ सप्लाई चेंज होगी, डिमांड कीपिंग कांस्टेंट। वही सुन रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, डिमांड कीपिंग कांस्टेंट। अब आपने इसके बाद फिर अपना डायग्राम दिया और फिर उसकी एज शोन कर दिया। आ गई बात समझ में? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू, ये नोट करते जाओ, ये पेपर तुम्हारा वो है होमवर्क। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे, according to a recent survey, according to recent survey, sugar या diabetes can be controlled by eating the powder made of jamun seeds. How will this statement in the newspaper, कितनों को पता चल गया कौन सा है ये, डिमांड है कि सप्लाई? How will this statement in the newspaper affect
equilibrium price and quantity. How many of you got to know ये demand है या supply? Quantity of जामुन. हाँ जी बेटा, पता चला कुछ? एक सर्वे में छपा, रिसेंट सर्वे. हाँ, डिमांड बढ़ जाएगी ना, लोग ज्यादा जामुन खाने लग जाएंगे, जामुन के सीड्स निकालने लगेंगे. हाँ, तो ये कौन सा डिमांड का कौन सा फैक्टर इफेक्ट हुआ इससे? विच फैक्टर? डिमांड के फैक्टर्स थे पीएक्स, पीआर, वाई, टी, ई. याद है सबको? कौन सा वाला है इसमें? पीएक्स तो नहीं है, रिलेटेड गुड्स हैं ये. इजंट इट टेस्ट एंड प्रेफरेंस? जब भी कभी ऐसे आए ना कि कोक, पता चला है कि कोक में या ये जो जितने बेवरेजेस होते हैं इनमें पेस्टिसाइड्स पाया जाता है, तो सडनली तुम्हारी प्रेफरेंस टू ड्रिंक दैट कोक और पेप्सी विल रिड्यूस और बढ़ जाएगी. पता चला पेस्टिसाइड है, पी लो बल्ले बल्ले, रिड्यूस होगी. तो इसका मतलब तुम्हारा प्रेफरेंस, जो तुम्हारा टेस्ट है उस चीज के लिए सडनली क्या हो गया? कम हो गया. ऐसे ही पता चला जी शुगर कंट्रोल हो जाती है जामुन के सीड्स खाने से, तो अगर ये पता चला तो फिर लोग तो जामुन के सीड्स ज्यादा खाने लगेंगे. तो जब ऐसा होने लगेगा तो व्हाट विल हैपन? डिमांड और सप्लाई पे देखोगे, फिर आप क्या कहोगे? डिमांड क्या होनी है? डिमांड बढ़ेगी कम होगी? हाँ, डिमांड फॉर दीज सीड्स विल इंक्रीज. समझ गए बच्चों सभी लोग? सो आई एम हैप्पी इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस. सो अब आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको कॉपी कर लिया होगा. ये 3 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है. इन तीनों को आप अपने प्रॉपर वे से, बेटा पेपर में ना ये एक ऐसा चैप्टर है जो टेलर मेड बोलती हूं, जिसको मैं टेलर मेड क्वेश्चंस आते हैं. यानी वो कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं ऐसे टाइप का, अच्छे स्कूल डालते हैं ऐसे टाइप का, और दे विल आस्क यू टू आंसर विद ऑन योर ओन. सो यू शुड बी केपेबल इनफ टू मेक सच काइंड ऑफ आंसर्स. डन? चलें आगे? ग्रेट. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है, अब करेंगे हम बोथ में कुछ केसेस शुरू कर लेते हैं. चलो इसको मैं बता देती हूं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक सेकंड देना बस मुझे, जरा सेटिंग से करनी अपनी यहाँ पे. व्हाट इज हैपनिंग? श्री राधे. चलो अब हम बोथ केसेस देखते हैं. आपका वो जो बनाया था ना, आपने फ्लो चार्ट बनाया था, वो निकाल लो, उसके ऊपर टिक लगाओ जो जो हो गया. 2 चीजें हो गई उस पे. पहली 2 लेग्स हमने कवर कर ली, दैट इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई. ऑल ऑफ यू अग्री टू दिस? हमने 2 लेग्स कर ली, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड लेग, जो कि थोड़ी लंबी चौड़ी सी दिख रही थी. ये कहाँ गया? हाँ, थर्ड लेग इज रिलेटेड टू चेंज इन बोथ. अब बोथ में भी कौन सी वाली? बोथ में हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस. यही था ना राजे? दोनों बढ़ रहे हैं. तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिमांड बढ़ रही है और साथ साथ सप्लाई भी चेंज हो जाए. बिल्कुल हो सकती है. हमने पहले कंडीशंस क्या ली कि भाई सिर्फ एक ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक में डिमांड कांस्टेंट था व्हेन सप्लाई शिफ्ट्स, और दूसरे में सप्लाई कांस्टेंट थी जब डिमांड शिफ्ट्स. अब अगर दोनों शिफ्ट हो रहे हो तो 3 कंडीशंस बनती हैं. 3 केसेस विल बी देयर. सो मैं इनको स्क्रीन को 3 केसेस के लिए डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है. चलो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सबसे पहली, डिमांड का इंक्रीज इज एग्जैक्टली इक्वल टू सप्लाई इंक्रीज. ठीक है, पहले इसी को डिस्कस करते हैं. आई मे टेक लिटिल मोर स्पेस.
सो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि भाई ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ए का इंक्रीज बी के इंक्रीज के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। कैसे? ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली पीछे वालों से आसान है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आपको पिछला नहीं भी समझ में आया किसी भी बच्चे को, जैसे एक दो के मैसेजेस आए थे, सो ऐसे डोंट वरी, डोंट लूज होप। ये चैप्टर है ही ऐसे, इसको थोड़ा सा और ये बड़े इंटरेस्टिंग है। उल्टा जब एक बार समझ में आ जाए फिर मजा भी आता है करते हुए। तो कोई बात नहीं, वो नहीं आए तो कम से कम ये तो आ जाएंगे ना समझ आपको। चलिए, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है यहां पर, द बेस्ट पार्ट इज एक डीडी और एक एसएस मैंने पहले ही बना लिया। ठीक हो गया? ये मेरा डिमांड है। एक गलती जो ब्लंडर बच्चे करते हैं पेपर में वो ये कि डिमांड को सप्लाई और सप्लाई को डिमांड लिख देते हैं, बस। ये नहीं कोई कंट्रोल कर सकता। ये तो आपको याद रखना है कि भैया सप्लाई अपवर्ड होता है और डिमांड डाउनवर्ड होता है। ये हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया? अब कहता है डिमांड शिफ्ट हो गई। अब हम इसको रेड से लेते हैं, ठीक है। डिमांड राइटवर्ड चली गई, ठीक है जी, चली गई, ले ली। सप्लाई भी राइटवर्ड चलेगी और कुछ इस तरह से गई कि दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। कैन यू सी? मोर और लेस मेरा जो गैप है ये वाला और ये वाला वो सेम होना चाहिए। एस भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, डिमांड भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनीवन हैज एनी इशू टिल हियर? नो। ग्रेट। अब हमने देखना है कि प्राइस। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस बताओ, पहले तुम्हारे डिमांड थी 60 और सप्लाई भी थी 60। सोच के बताना, डिमांड भी उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ी जितने से सप्लाई बढ़ी। तो अब ये कंडीशन क्या है, एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई? पहले भी 60-60 थी, अब भी 80-80 है। हाँ, देर इज नो एक्सेस डिमांड, नो सरप्लस, नो शॉर्टेज। ये तो फिर इक्विलिब्रियम ही आ गया। इसका मतलब बच्चों, अगर ना शॉर्टेज हुई ना सरप्लस हुआ तो प्राइस को चेंज होना चाहिए फिर। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नीदर। एक ही हो गया। हाँ, नीदर एक्सेस डिमांड, नीदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई। फिर क्योंकि ये हुए ही नहीं तो प्राइस चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। विल प्राइस चेंज? नहीं पता, है ना। प्राइस कब कब चेंज हो रहा था बेटा? जब हमारे पास कंपटीशन अमंग बायर था या सेलर था। यहां तो दोनों ही नहीं हो रहे, इसलिए देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस। ये देखिए इधर ध्यान से, पहला इक्विलिब्रियम काली वाली लाइन पर था और ये नीचे आ गया। क्या हुआ? ये 6 रुपए थे और ये 60 यूनिट्स थे। अब ये जो है बढ़कर कितने हो गए? 80 हो गए। कैन यू ऑल सी दैट? 80 हो गए, पर दोनों ही चेंज हुए 80 पे, तो नया इक्विलिब्रियम इज हियर। क्वांटिटी तो चेंज हुई लेकिन प्राइस में कोई चेंज आया? कैन यू सी एनी चेंज हियर? नो। क्यों नहीं हुआ? आपसे कारण पूछ सकते हैं, क्यों नहीं हुआ भाई इसमें चेंज? क्या लिखोगे? देयर इज नीदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई, सो देयर इज नो चेंज इन प्राइस। बट हाँ, दोनों में क्वांटिटी शिफ्ट तो हुई ना, 60 से 80, 60 से 80। तो भैया इस केस में जब ये कब होगा? जब दोनों का प्रोपोर्शन सेम होगा। उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस नो चेंज बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। कोई है जिसे मेरी बात ना समझ में आई हो? इज देयर एनीवन? सोच के बताओ फटाफट से। आ गई? ग्रेट। चलो अब फिर हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं। पहले कॉपी ना करो डायग्राम, पहले हम बेस बनाते हैं। हेडिंग दो, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, या ये लिखो चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। पहले मेन टाइटल ये लिख लो, ये और भी आसान है लिखने आंसर। चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, थोड़ी फास्ट लिखेंगे। ओके, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग लिखा इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, या बोथ डीडी एंड एसएस इंक्रीजेस। उसके अंदर सब हेडिंग लिखा
लिख दिया। फिर उसके ग्रेट, उसके भी अंडर लिखा केस 1। नेक्स्ट सब हेडिंग नंबर 1, केस 1। व्हाट इज द केस 1? हेडिंग बनाओ इसके सामने, ये डीडी का इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन एसएस। इंक्रीज इन डीडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एसएस। हरी अप, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसका आंसर लिखो। डीडी इज इनिशियल डिमांड कर्व, अभी डायग्राम नहीं बनाया, इसका आंसर लिख रहे हैं। डीडी इज द इनिशियल डिमांड कर्व, DD is the initial demand curve and SS is initial supply curve, and SS is initial supply curve which intersects at point E. I'm sure everyone can see that E point, which intersects at point E. That is market equilibrium. That is market equilibrium. फुल स्टॉप के बाद corresponding to market equilibrium, corresponding to market equilibrium, there is equilibrium price, there is equilibrium price, that is OP. ये P लिख दिया मैंने, that is OP, and equilibrium quantity, that is OQ, and equilibrium quantity, that is OQ. Paragraph change. With the same increase in demand and supply, with the same नहीं लिखो यहां पे, या लिख दो with the increase in demand and supply, ब्रैकेट में लिखो same proportion, with the increase in demand and supply, same proportion, comma, new demand curve D dash D dash, new demand curve D dash D dash intersects new supply curve, intersects new supply curve S dash S dash at new equilibrium, at new equilibrium, that is E dash. अब आप डायग्राम बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। मेरी रेड लाइन मतलब आपकी डॉटेड लाइन। मेक श्योर दोनों का प्रोपोर्शन सेम हो तो ही ये बनेगा। बनाया कैसे था रफ में बताती हूं। पहले ये बना लिया आपने, एक डीडी लिया, एक एसएस लिया। पहले तो ये करा, ये डी, ये एस, और इस लाइन को यहां ले गए बोल्ड में, इस लाइन को नीचे ले गए। पहले यहां तक बना लो। ई लिख दिया, इसको पी लिखा, इसको क्यू लिख दिया। जब ये बन गया फिर आपने डीडी को शिफ्ट किया राइट साइड, अंदाजे से बढ़ा दिया, और एसएस को भी इस तरह से बढ़ाया कि दोनों का प्रोपोर्शन सेम हो, डी डैश एस डैश। फिर आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये बराबर आना चाहिए प्राइस। ऊपर नीचे हो रहा तो इसका अंदर डायग्राम ठीक नहीं बना, और ये नीचे की तरफ ले गए क्यू डैश, ये बन गया नया ई डैश। इस तरह से बनाया था हमने। स्केड्यूल बनाना है तो ये बनेगा, यहां लिखोगे प्राइस 6 सामने डीडी और एसएस 60 60 80 80,
ये आपका स्केड्यूल हो गया जी, साइड में स्केड्यूल और इधर डायग्राम बना लिया। यहां आता होता है प्राइस, नीचे क्या लेते हैं हम, याद है किसी को? क्वांटिटी नहीं, आगे क्वांटिटी एक्सचेंज्ड। यस, आपको याद कैसे रखना है? जब डिमांड बनाते थे तो लिखते थे प्राइस एंड डिमांड, सप्लाई बनाते थे तो लिखते थे प्राइस एंड सप्लाई। दोनों बनाते हैं तो दोनों एक्सचेंज हो रही है ना, तो यहां तो प्राइस ही है, लेकिन यहां क्या बन गई? दोनों की क्वांटिटी जो किस में है? एक्सचेंज में है। ऐसे याद रखना है। डायग्राम बन गया सभी का? बाकी सब बोल नहीं रहे, अकेली प्राची पढ़ रही है, कितने गए बाकी? है ही नहीं, सो गए लगता है। चलो इसकी क्लोजिंग लाइन लिखो। हेंस इंक्रीज इन डिमांड, हेंस increase in demand is equal to increase in supply. Hence, increase in demand is equal to increase in supply, which signifies that there is neither the shortage nor the supply in the market. There is neither the shortage nor the surplus in the market. Neither shortage nor surplus in the market. It is noted that because of this, there is no change in price. It is noted that because of this, there is no change in price, but quantity increased from OQ to OQ dash. But quantity increased from OQ to OQ dash. That's all for this answer. आज के लिए इतना काफी है। कल आपकी क्लास रहेगी क्योंकि पीछे मिस हो गई बेटा, आप लोगों के एग्जाम्स भी जल्दी हैं, इस वजह से सेम टाइम पे ही रखेंगे। 3 will be fine to everyone.